नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका करंट अफ़ेयर खास सेशन में। इसमें हम बात करते हैं उसी दिन के करंट अफ़ेयर्स की जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और कहीं न कहीं क्या है आपके एग्ज़ाम में आएँगी। तो पर डे की आप करंट अपडेट अब जितनी अफ़ेयर है उसको आप नोट करते रहिए, अपडेट उससे होते रहिए। मैं ज़्यादा बड़े इसमें टॉपिक नहीं लेता हूँ, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेता हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए आवश्यक हों। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफ़ेयर्स। और करंट अफ़ेयर शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, तो मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा, तो उसका क्या होगा आपको कहीं न कहीं आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा और आप सबसे पहले क्या कर पाएँगे, मेरे वीडियो को देख पाएँगे, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं कि आप आज के प्रमुख करंट अफ़ेयर, तो देखते हैं प्रमुख करंट अफ़ेयर हैं क्या? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महिलाओं के लिए विवाह हेतु कितनी उम्र निर्धारित करने का फैसला लिया गया है। अभी ये कानून नहीं बन गया है, लेकिन इसकी चर्चा ज़्यादा ज़ोरों पे है और ये बात कही जा रही है कि जो महिलाएँ हैं हमारे देश की, उनकी उम्र को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। उसको लेकर चर्चाएँ बढ़ चुकी हैं। तो आपको बता दें जो आपका इसमें जो बात कही गई है, अब महिलाओं की उम्र जो जिस पुरुषों के बराबर 21 वर्ष करने की बात कही गई है। तो इसमें बेसिकली बात क्या है, जब आप वोट डालने जाते हैं, वोट डालने में कहीं पर लिंग असमानता अर्थात सेक्स जो इम्पार्शियलिटी वो नहीं दिखाई पड़ती है और दोनों लोग क्या करते हैं, 18 वर्ष की उम्र होते ही दोनों लोग मेल हो या फीमेल हो, वो क्या कर देते हैं अपना वोट देने के लिए आपके वो हो जाते हैं तैयार आपके काबिल हो जाते हैं। लेकिन अगर शादी की बात की जाए तो वहीं न कहीं ये असमानता दिखाई पड़ती है कि जो आपके मेल हैं और फीमेल है, तो फीमेल को क्या किया जाता है, वो 18 वर्ष में शादी करती हैं, वहीं जो मेल है, वो मेल आपके 21 वर्ष में शादी करने लायक बनते हैं। तो इसीलिए क्या किया है, इसकी असमानता को दूर करने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश केवल इसी बेस पे नहीं है, लेकिन इसमें कुछ और रीज़न है और रीज़न क्या है? आपको सबसे पहले बता दें, आपसे क्वेश्चन ये आता है कि जो ये फैसला लिया जा रहा है 21 वर्ष उम्र करने का, ये किसकी सिफारिश के आधार पे किया जा रहा है? तो एक समिति बनाई गई थी, जिसका नाम था जया जेटली जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी है। तो ध्यान रखिएगा किसकी अध्यक्षता में ये समिति बनी है, वो जया जेटली, ठीक है? तो जया जेटली की अध्यक्षता में एक समिति बनी है और उन्होंने सिफारिश की थी कि आप उम्र इतनी कर दीजिए। तो इन्होंने अपने जो रिसर्च किए थे जया जेटली कमेटी ने, तो उसमें ये आया था, इसमें मात्र जो मृत्यु दर अर्थात मोर्टेलिटी रेट होती है, अगर वो शादी की उम्र थोड़ी लेट हो, तो ना केवल महिला की मात्र जब वो गर्भ धारण करती है, जब बच्चा पैदा होता है, उसकी मात्र मृत्यु दर वो कम होगी। साथ-साथ उसके कहीं न कहीं क्या होगा, उसकी हेल्थ में भी क्या वो इम्प्रूवमेंट आएगा। ये केवल महिला के ऊपर लागू नहीं होता है, बल्कि जो पैदा होने वाले बच्चे हैं, वो भी क्या करते हैं, कहीं न कहीं स्वस्थ पैदा होते हैं। अगर महिला 21 साल या उससे आगे अगर थोड़े विकसित हो जाता है उसका, तब वो उसके बाद अगर पैदा होते हैं बच्चे, तो उसमें ये फ़ायदा उसे मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें क्या होगा कि कहीं न कहीं आपके देश की जो स्वास्थ्य क्षेत्र में जो खर्चा है वो कम होगा। अगर हम बात करें इसके अलावा तो इसमें इन्होंने ये कुछ और अपने सुझाव ये दिए हैं कि आप क्या करिए महिलाओं की शादी करने की अपेक्षा देश के साथ उन्होंने आह्वान किया है। आप उनकी शिक्षा पे ज़्यादा जोर दीजिएगा। महिलाओं की और शिक्षा में भी वो किस टाइप की शिक्षा की बात करते हैं, वो बात करते हैं आपकी स्किल शिक्षा अर्थात कौशल जो शिक्षा है, उसके ऊपर ये बात कर रहे हैं कि आप कौशल शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और महिलाओं को, लड़कियों को कहीं न कहीं क्या करिए आप स्कूल तक पहुँच उनकी निर्धारित करने के लिए क्या करिए आप कहीं न कहीं उनकी हो सके आप कि उनको जहाँ पहुँच सकें आप शिक्षा के लिए तो परिवहन वगैरह डेवलप करिए जिससे क्या हो कहीं न कहीं वो आपको अपना डेवलप कर पाएँ। क्योंकि एक डेटा देखा गया है कि अगर ऐसे जो दंपत्ति हैं या ऐसी महिलाएँ जिन्होंने 10 से 19 वर्ष की उम्र में क्या किया है अपना उनका बच्चा पैदा हुआ है और उसकी बात की जाए, वहीं पे अगर दूसरा डाटा देखा गया है, ऐसा डाटा जो आया है जहाँ पर जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी माताओं की जो उम्र थी 20 से लेकर 24 वर्ष की थी। तो इन दोनों के बात में हम देखें अंतर क्या आया था, तो अंतर ये आया है इसमें, तो अंतर का मूलभूत अंतर ये था, कि 10 से जो 19 वर्ष की जो महिलाओं के बच्चे पैदा हुए थे, उनके बच्चों की अपेक्षा और जो 20 से 24 वर्ष की महिलाओं के बीच जो बच्चे पैदा हुए थे, उनमें दिक्कत ये आई थी, जो 10 से 19 वर्ष की महिलाएँ थी, उनके बीच बच्चे जो पैदा हुए थे, वो कहीं न कहीं जो 5% बच्चे ऐसे पैदा हुए, जो बौने पर का शिकार हो गए, उनको क्या हुआ, कहीं न कहीं वो कुपोषण का शिकार हुए। इसलिए इनको बोला गया है कि आप थोड़ी इनकी उम्र आगे बढ़ाइए। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है कि तमिलनाडु का राजकीय गीत कौन-सा है? ये राजकीय गीत वाला जो प्रश्न है, वो कहीं अचानक से नहीं बन गया है, कुछ और विवाद है, इस वजह से चर्चा में आया हुआ है। सबसे पहले आपको बता दें, जो तमिलनाडु का जो राजकीय गीत है, इसकी बारे बात की जाए, तो तमिलनाडु के जो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन आएगा कि तमिलनाडु के राजकीय गीत के बारे में आप बताइए, तो तमिलनाडु का राजकीय गीत है तमिल थाई वंश तू, ठीक है? इसको कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे, अगर आप उसमें देखते हैं कि इसको अगर हम आप देखें, तो ये आपका है तमिल थाई और उसके बाद में आएगा वज्जथू, ठीक है? वी ए डबल जेड एच टी एच यू, ओके। तो तमिल थाई बजतू क्या है? तमिलनाडु का राजकीय गीत है। तो तमिल थाई बजतू जो इस टाइम चर्चा में क्यों आया है? अगर बात सबसे पहले इस गीत की बात करें, ये तमिलनाडु में
जो उनकी तमिल मातृभूमि है, उसकी स्तुति में गाया जाने वाला गीत है तमिल थाई बजतु। अगर इसमें देखें कि दिक्कत क्या आई थी कि अभी हाल ही में एक सरकारी आदेश आया, सरकार ने क्या बोला है कि जब-जब तमिल थाई बजतु बजेगा सॉरी, उसमें क्या होगा, आपको वहाँ पर खड़ा होना अनिवार्य कर दिया है, उस गीत के लिए आप खड़े होंगे। तो फिर इसमें दिक्कत ये आ रही है कि आप किसी पे भी चीज़ें थोप नहीं सकते हैं। हम विविधता वाले देश हैं, हम सबकी सम्मान करते हैं, लेकिन किसी पर अगर ज़बरदस्ती थोपेंगे कोई चीज़ को, तो अगर देशभक्ति अगर ज़बरदस्ती थोपी जाती है, तो कहीं न कहीं वो भी एक एक तरीके का आपके पास अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्या है, दिक्कतें क्या उसमें क्या बात आई है, एक सबसे पहले एक इसी राज्य में एक मामला आया था, कैन इलांगो का। तो कैन इलांगो वर्सेस राज्य मामले में क्या बात की गई थी, इसमें ये बोला गया था, इसमें बेसिकली अगर मामला क्या उठाया गया था, तो इसमें बोला गया था यहाँ के हाई कोर्ट द्वारा कि ना तो संविधान के किसी वैधानिक निकाय में, ना भी कोई कार्यकारी कोई ऐसा आदेश है, जिसमें क्या करिए आप किसी खास वजह की किसी भी खास उसका उद्देश्य की वजह से आप क्या करिए, खड़े हो जाइए। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें खड़े होने के लिए मना किया गया था, तो एक तो ये वाला मामला है। फिर केरल राज्य में एक और मामला दर्ज किया गया था, जिसको हम जानते हैं इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो इमैनुअल जो मामला था, उसमें बेसिकली क्या देखा गया था, उसमें ये बात मामले आया था कि वहाँ पर स्कूल में राष्ट्रगान जो बजता है, उस पे खड़े होने के लिए या उसको गाने के लिए याहुओं के जो साक्षी संप्रदाय है, उन्होंने मना कर दिया था। तब फिर उसमें ये बात आई थी, तो ये मामला इमैनुअल वाला मामला स्टेट ऑफ केरला का मामला 1986 का है। 1986 मामले में भी वहाँ के हाई कोर्ट ने ये बोला था कि खड़ा होना अनिवार्य नहीं है, ऐसा भी कोई कार्यकारी आदेश नहीं है। लेकिन फिर इस मामले में दिक्कत कब आई, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना 2007-17 का एक फैसला दिया। हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला आया 2017 का। इस 2017 के मामले में ये बोला गया था, जो मामला बेसिकली था, ये श्याम नारायण चौकसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन था। इसमें ये बोला गया था, श्याम नारायण चौकसे वाले मामले में ये बात बोली गई थी कि आप कहीं न कहीं क्या आप राष्ट्रगान जब भी बजेगा किसी भी में उसमें मैरिज हॉल सॉरी आपके जब आप कोई मूवी देखने जाते हैं थिएटर के अंदर, तो क्या होता है, तो इसमें ये बात बोली गई थी कि आप क्या करेंगे, आपको खड़ा होना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन बाद में इसने अपने फैसले को पलटा है सुप्रीम कोर्ट ने। इन्होंने ये बात कही है कि आप खड़ा होना अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक है और गैर अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप क्या है, अब आपकी मर्ज़ी है। तो इसलिए चर्चा में बना हो, ध्यान रखिएगा तमिलनाडु का थाई बंजितु जो त्योहार है, तो सॉरी गीत है, वो राजकीय गीत है और इसको आप ध्यान रखिए, कहीं न कहीं ज़रूर आएगा। अगला प्रश्न ये है, पशुओं को अनावश्यक पीड़ा ना हो या फिर उनका उत्पीड़न ना हो, इससे बचने के लिए हमारे देश में कौन-सा प्रावधान किया गया है, तो पशु जहाँ दिक्कत में ना आए। तो इसके लिए आपको बता दें, जो प्रावधान किया गया है, वो किया गया आपको वर्ष 1960 में, उसका नाम है पशु क्रूरता निवारण अधिनियम। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको पशुओं से बचाने वाला आएगा, तो ये कब बना है 1960 में, उसका नाम क्या है? पशु क्रूरता निवारण अधिनियम। ये पशु क्रूरता जो निवारण अधिनियम है, ये कहीं न कहीं क्या करता है कि आपको पशुओं की उनकी दुर्दशा ना हो सके, उन्हें सही से पोषण मिले, खाना मिले और कोई उनका शोषण ना कर पाए, उसके लिए निवारण किया गया है। और इसी को सुधार करते हुए इसमें और थोड़ी मोटी और इसमें मॉडिफ़िकेशन करते हुए 2017 में एक और अधिनियम हमारे देश के द्वारा इसमें पारित किया गया था, जो जो क्या था बेसिकली पशु क्रूरता जो अधिनियम तो था ही, उसमें प्लस और जोड़ दिया गया है इसमें, उसकी पशु क्रूरता की जो पशु की जो बेसिकली संपत्ति है, यानी कि पशु एक क्या है, एक तरीके का हमारा एक रिसोर्स है, उसकी सही से देखभाल हो सके और देखभाल करने के अलावा फाइनल्स में ये बात इसमें बोली गई थी कि ना केवल उनकी देखभाल को बढ़ावा मिल सके, बल्कि साथ ही साथ इसमें क्या हो सके, उनकी रख-रखाव को भी फ़ायदा मिले। तो इसमें ये इसीलिए कुछ नियम इसमें डाले गए थे। तो आपको बता दें, इसमें क्या है कि पशु की संपत्ति, साथ ही साथ उनके रख-रखाव के लिए और क्रूरता अधिनियम के इसमें जोड़ दिया गया था, उसको मॉडिफ़ाई किया गया 1960 का पशु क्रूरता अधिनियम को पशु क्रूरता अधिनियम, पशु संपत्ति रख-रखाव नियम। इसमें ये बात बोली गई है, अगर कोई भी अपने मवेशी को दिक्कत देता है, उसमें देखता है उसका शोषण हुआ है, तो उसको क्या है, उसको केवल ज़ब्त किया जाएगा, ना केवल उसे ज़ब्त कर लिया जाएगा, बल्कि उसको क्या किया जाएगा, जो उसका मालिक है, उसको कुछ आपको आर्थिक या फिर दंड भी दिया जाएगा। प्लस जो ज़ब्त किया गया है, जो आपका जानवर है, उसका आप क्या करेंगे, उसकी हेल्थ केयर करेंगे, उसका स्वास्थ्य सुधार करेंगे और स्वास्थ्य सुधार करने के बाद में किसी को आप क्या कर सकते हैं, उसको उत्तराधिकारी के रूप में आप गोद दे सकते हैं, जिससे क्या हो वो उसको पाल सके और उसका सही से देखभाल कर सके। ये क्वेश्चन है, पशु को अनावश्यक पीड़ा, उत्पीड़न से बचाने के लिए कौन-सा प्रावधान किया गया? वो किया गया पशु क्रूरता अधिनियम 1960। अगला आपसे क्वेश्चन है कि पेगासस क्या है? पेगासस बार-बार चर्चा में क्यों आ रहा है? तो सबसे पहले आप बता दें, पेगासस अगर आपसे एक लाइन में आंसर है कि क्या है, तो पेगासस क्या है? एक तरीके का ये स्पाईवेयर टूल है आपका, कहीं न मतलब क्या करता है, ये स्पाईवेयर आपकी क्या सूचनाएँ हैं, उनको आपको लेने का आपकी जो जासूसी करने का कार्य करता है, स्पाईवेयर टूल है। और इसके बारे में देखें चर्चा में क्यों है कि अभी एक रिपोर्ट में कहा गया है, जो पेगासस जो टूल है, वो क्या किया, ना केवल धड़ल्ले से बिक रहा है, बल्कि लगातार पेगासस को अपडेट किया जा रहा है। अपडेट होने से जासूसी के नए-नए हथकंडे और नए-नए तरीके मिल रहे हैं और जासूसी का लेवल और बढ़ता चला जा रहा है। तो पेगासस को आपको बता दें, तो पेगासस को एक एनजीओ ग्रुप है, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। तो वो एनजीओ ग्रुप किसकी कंपनी है? ये
आपकी इज़राइल की कंपनी है, तो पेगासस कहाँ का है? इज़राइल और पेगासस वहाँ पे घोड़े का नाम है, इसलिए उसका नाम उन्होंने दिया है, ध्यान रखिएगा। तो ये इज़राइल की एक कंपनी है पेगासस, एनजीओ ग्रुप द्वारा इसको डेवलपमेंट किया गया है। एक पेगास इसकी फर्म है, एनजीओ ग्रुप उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसमें हम देखें इसमें दिक्कत क्या होती है, अगर आपने किसी टारगेट सरकार चाहती है, किसी की क्या करें, आप जासूसी करें तो क्या कर सकते हैं इसमें आप, एक लिंक भेजी जाती है जिसको एक्सप्लॉइट लिंक बोला जाता है। तो एक्सप्लॉइट लिंक क्या करती है, एक्सप्लॉइट लिंक जाएगी आपके फ़ोन में और फ़ोन में जाते ही क्या करेगी, आपके फ़ोन में एक बार आपका अगर उसमें इंस्टॉल हो गया, तो ना केवल आपके कॉल रिकॉर्ड निकाल लेगी, आपके कॉल रिकॉर्ड चले जाएँगे, आपके पासवर्ड जितने हैं वो सारे चले जाएँगे, उसके अलावा जितने आपके टेक्स्ट मैसेज हैं, वो चले जाएँगे, आपका कैमरा वो चाहेंगे उसको आप कैमरे के ऊपर क्या कर देंगे, आपके ऊपर कहीं न कहीं वो कैमरे पे अपना वो कर लेंगे, उसमें पावर आ जाता है और कैमरे को आप हैंडल करने वो उसको क्रैक कर सकते हैं और आपको कैमरा अपने आप ऑन कर सकते हैं, आपके कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, सारे काम कर लिए जाते हैं। तो इसी को देखते हुए काफ़ी दिक्कत है और इसमें एक और समस्या सबसे बड़ी क्या है, कि एक तो आप कहीं आपने आपके आया उसको आपने इंस्टॉल कर लिया गलती से। एक इसमें दिक्कत क्या है कि ज़ीरो क्लिक अटैक वाला सिस्टम और है। तो ज़ीरो क्लिक अटैक वाला सिस्टम इसमें बेसिकली क्या है, कि ज़ीरो क्लिक अटैक में क्या होता है कि आपके अगर ये लिंक आई तो आप चाहे उन्हें इंस्टॉल करें या ना करें, वो स्वतः इंस्टॉल हो जाती है और इसी तरीके का पूरा नियंत्रण क्या करती है, आपके मोबाइल पे हासिल कर लेती है। इसलिए ध्यान रखना ये पेगासस चर्चा में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन ये है कि टोकनाइज़ेशन किससे संबंधित है? टोकनाइज़ेशन आखिर है क्या? तो यहाँ पे आपको नाम पता चला होगा, टोकनाइज़ेशन कहीं टोकन से बना हुआ है, कुछ एक टोकन डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है। तो आखिर में अभी हुआ क्या है? आपने देखा होगा आपके पास या तो क्या होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं या फिर आपके पास क्या होते हैं, डेबिट कार्ड के अलावा आपके पास क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के अलावा कुछ और भी टाइप के कार्ड हो सकते हैं जिसमें आप जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, स्वाइप करके आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया है, आरबीआई ने कुछ नए दिशा निर्देश दिए हैं कि आप इनको मानिएगा और इससे काफ़ी आसान होगा। तो उन्होंने जितने टोकन कार्ड, जितने कार्ड हैं आपके रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, इनको क्या किया गया है, इनको कन्वर्ट करके एक यूनिक कोड में बदलने की बात की गई है। उसी को यहाँ पे टोकनाइज़ेशन की बात की जा रही है। तो आपको क्या करेंगे, यूनिक कोड में आपको कन्वर्ट कर देंगे उस कार्ड का नंबर, कार्ड की जितनी गोपनीय जानकारियाँ एक यूनिक कोड में आ जाएँगी। अब वो यूनिक कोड आपको पता होगा, तो तब आप कभी भी ऐसी दुकान पे जाएँगे जहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है, जिसको आप स्वैप करते हैं या फिर जहाँ पर क्यूआर कोड अर्थात क्विक रिस्पॉन्स कोड लगे होते हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे, आप अपना वो यूनिक कोड एज़ ए कार्ड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपका ना केवल भुगतान प्रणाली जो होगी वो कि आसानी से हो सकेगी, आप जल्दी से आसानी से कर सकेंगे। इसके अलावा क्या भुगतान आसानी से होने के अलावा इसमें एक फ़ायदा क्या होगी, आपको कार्ड को सहेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ क्या होगी, जो स इसकी सबसे बड़ी बात है, इस जो कोड होगा उसमें सुरक्षा दृष्टि से और भी चीज़ें चीज़ें और इम्प्रूवमेंट होंगी, तो आपको कहीं न कहीं सुरक्षा होगा। ध्यान रखिएगा, जो टोकनाइज़ेशन है, वो टोकनाइज़ेशन क्या है, जितने भी कार्ड हैं, आपके पेमेंट कार्ड हैं, रुपे डेबिट कार्ड वगैरह हैं, उनको क्या है, क्रेडिट कार्ड है, उनको क्या किया जाएगा, यूनिक कोड में बदला जाएगा और फिर आप उनको उसको यूनिक कोड को यूज़ करके आप अपना सारा काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी नागरिक को पहली बार भूटान का शीर्ष नागरिक सम्मान दिया गया है? इसमें आपको क्या आप पता होना चाहिए कि कौन-से विदेशी नागरिक को दिया गया है, फिर क्या है शीर्ष नागरिक सम्मान है क्या भूटान का? तो सबसे पहले हम आपको बात करें कि भूटान का जो शीर्ष नागरिक सम्मान है वो क्या है? तो भूटान के शीर्ष नागरिक जो सम्मान है उसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ, आप इसको नोट करिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि ऑर्डर ऑफ द डर्क ग्यालपो, ठीक है? ऑर्डर ऑफ इसमें आप लिखिएगा द डर्क, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर करिएगा। इसका है द ऑर्डर ऑफ डर्क ग्यालपो, ठीक है? तो इस नाम को याद रखिएगा। तो भूटान का शीर्ष जो आपका सम्मान जो है, उसका नाम है द ऑर्डर ऑफ द डर्क ग्यालपो, ठीक है? अब मेरी इस चीज़ों को सुनते भी रहिए, नोट्स भी करते रहिए, कहीं न कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो द ऑर्डर ऑफ द डर्क ग्यालपो क्या है? भूटान का शीर्ष नागरिक सम्मान है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा इसमें क्या है कि इस टाइम च इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है, किस विदेशी नागरिक को पहली बार भूटान का शीर्ष नागरिक सम्मान दिया गया है? ये सौभाग्य मिला है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। तो मोदी जी को क्या किया गया है, ये आपका भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द डर्क ग्यालपो से सम्मानित किया गया है और ये इसलिए सम्मानित किया गया है, उन तो भूटान का ये मानना है मोदी जी ने जो उनके देश के लिए जो ना केवल योगदान किया है, बल्कि योगदान के साथ-साथ जो उन्होंने सेवाएँ प्रदान की हैं हमारे देश को और जो उन्होंने कार्य किए हैं, उनको देखते हुए ये क्या बोल रहे हैं कि हम आपको क्या करेंगे, ये वाला आपको सम्मान देंगे। तो इसी को आप ध्यान रखिएगा कि द ऑर्डर ऑफ डर्क, इसमें तो आपके 3-4 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। 4 क्वेश्चन क्या हैं कि हाल ही में किसको भूटान का शीर्ष नागरिक सम्मान दिया गया है? तो आपको आंसर मिल जाएगा पीएम मोदी जी, नरेंद्र मोदी को। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि भूटान का शीर्ष नागरिक सम्मान क्या है? तो उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द डर्क ग्यालपो। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि इसमें कि पहली बार किस विदेशी नागरिक को दिया गया है? तो पहली बार ही दिया जा रहा है, बार वाले तो नरेंद्र मोदी जी को दिया जा रहा है। इस टाइप के आपके सारे क्वेश्चन हो जाएँगे। आज का अंतिम प्रश्न ये है कि कालावाड़ी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कालावाड़ी मंदिर को सबसे पहले आप इसका आंसर देख लीजिएगा। तो कालावाड़ी जो मंदिर स्थित है, तो वो है आपका समीप लगा हुआ आपका
राज्य है, पूर्व की तरफ देश है आपका, उसका नाम है बांग्लादेश, ठीक है? तो बांग्लादेश के में स्थित है कालाबाड़ी मंदिर। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो कालाबाड़ी मंदिर आपको क्वेश्चन आए कहाँ पर स्थित है? तो वो कहाँ पे स्थित है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश की खासियत क्या है? हमारे देश के साथ जितने भी विदेश जो इतने भी राज्य या दूसरे जो देश हैं, वो सीमा साझा करते हैं। तो सबसे बड़ी सीमा साझा करने वाला देश कौन-सा है? बांग्लादेश है। तो कालाबाड़ी मंदिर कहाँ स्थित है? बांग्लादेश के अंदर है। ये आपका आंसर हो गया है। इसके अलावा अगर आपको देखिए चर्चा में कि अभी इस टाइम पे हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में हमारे देश के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, अर्थात जो रामनाथ कोविंद जी हैं, इन्होंने क्या किया है, रामनाथ कोविंद जी ने इसका उद्घाटन किया है और उद्घाटन इसको दोबारा से बनाया गया है। क्यों? क्योंकि जो 1971 में जो हमारा जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, उस टाइम पाकिस्तान के लिए 2 टाइप से पाकिस्तान बँटा था, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान प्रेज़ेंट टाइम का पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश का है। तो जब लड़ाई हुई थी, तो उन्होंने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था युद्ध के दौरान। अब उसको क्या किया है, दोबारा से उसको बनाया गया है। अगर हम इसकी बात करी जाए, तो इसको कालाबाड़ी मंदिर को जो ओरिजिनली नाम है, उसका ओरिजिनली नाम है रमना कालाबाड़ी, ठीक है? रमना कालाबाड़ी इसको कहीं-कहीं बोलते हैं या कहीं पे रमना काली बाड़ी भी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ये क्या है, काली देवी का मंदिर है, इसलिए इसको रमना कालीबाड़ी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, कालीबाड़ी, ठीक है? ये चीज़ याद रखिएगा। अगर हम इसके इतिहास को देखें, इसको मिडेवल पीरियड में अर्थात मध्ययुगीन काल में बनाया गया था। ये अपनी ऊँची और लंबी आकृति के कारण यहाँ पे क्या है, जो उसकी बनी हुई है, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि मध्यकाल में बनाया गया था, इसका नाम रमना कालीबाड़ी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें, इसमें बेसिकली बात क्या है, एक वर्ष है 1929। 1929 में के साथ क्या एक घटना घटी है, 1929 में क्या हुआ था, यहाँ की एक वो थी, जो संत थी जिसका नाम उनका नाम था आनंदमयी। तो यहाँ पे एक संत का नाम है आनंदमयी। तो आनंदमयी हमसे क्यों लिंक है, हम क्यों पढ़ा लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। तो जो आनंदमयी जी हैं, तो आनंदमयी को क्या हुआ था, आनंदमयी ने यहाँ पे क्या किया था, एक भक्तों के लिए एक अतिरिक्त भवन के यहाँ प्रांगण की व्यवस्था की थी और ये आनंदमयी को इस प्रांगण के लिए नहीं जाना था, बेसिकली उनको इसलिए जाना जाता है कि आनंदमयी ही वो इंसान है जो कि बाद में हमारे देश की पहली जो महिला प्रधानमंत्री बनी है। अगर आपको नाम नहीं पता है तो बता दें, हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो इंदिरा गांधी जी हैं। उसके अलावा भी तो कोई तो बना भी नहीं है, लेडीज़ इकलौती भी हैं। तो उनकी ये क्या थी, आध्यात्मिक सलाहकार आनंदमयी रही हैं, इसलिए चर्चा में रही हैं। ठीक है, इस तरह का ध्यान रखिएगा। तो आज के जितने भी करंट अफेयर थे उनका एनालिसिस जो आप समझ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। उनका एनालिसिस भी कर दिया है। तो मिलेंगे एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए और जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकाश अध्याय के साथ। थैंक यू।